नमस्ते। अक्सर जब हम आधुनिक होने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ना एक सीधी साधी तस्वीर आती है। एक ऐसा तय रास्ता जिस पर लगता है कि हर देश को चलना ही पड़ेगा। पर क्या ये सच है? तो आज हम इसी धारणा को थोड़ा कुरेदेंगे और समझेंगे कि आधुनिक बनने का कोई एक फिक्स्ड रास्ता क्यों नहीं है। ये जो उलझी हुई रेल की पटरियां हैं, ये आधुनिकीकरण की कहानी को बिल्कुल सही तरीके से दिखाती हैं, है ना? ये कोई सीधी पटरी नहीं है जो बस एक ही मंजिल तक जाए, बल्कि ये उन अनगिनत अलग-अलग सफरों का एक जाल है जो अलग-अलग देशों ने अपनी आधुनिकता की ओर तय किए हैं। हर रास्ते की अपनी अलग कहानी है, अपना अलग सफर। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। देखिए, पारंपरिक सोच तो यही रही है कि ब्रिटेन ने तरक्की का एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट बना दिया और बाकी दुनिया से बस यही उम्मीद की गई कि वो आंख बंद करके उसे फॉलो करे। मतलब एक ही साइज का जूता सबको पहनाने की कोशिश जैसा था। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति से, जिसने उसे दुनिया का पहला इंडस्ट्रियल देश बनाया। ये वो जमाना था जब मशीनें इंसानों की जगह ले रही थीं और बड़े-बड़े कारखानों ने शहरों का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। देखिए, बहुत लंबे समय तक तो यही माना गया कि ब्रिटेन का जो 2 स्टेप वाला रास्ता था, वही एकमात्र रास्ता है। पहले कपड़े का उद्योग, फिर रेलवे और भारी मशीनें। लेकिन अब इतिहासकार इस पर सवाल उठाते हैं। रूस जैसे देशों ने इस क्रम को माना ही नहीं। उन्होंने तो सीधे रेलवे और भारी उद्योग से शुरुआत की, जो ब्रिटेन के दूसरे चरण में आया था। सोचिए, ये कितना बड़ा फर्क था। लेकिन क्या तरक्की की ये कहानी इतनी सीधी और साफ सुथरी है? जी नहीं। इस चमकते सिक्के का एक दूसरा, काफी स्याह पहलू भी है। एक ऐसी कीमत जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस तरक्की की कीमत बहुत भारी थी और इसे इंसानों ने चुकाया। कारखानों में मजदूरों, यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चों का भी बुरी तरह शोषण होता था। शहर गंदगी और प्रदूषण से भर गए, जिससे हैजा जैसी बीमारियां महामारी की तरह फैली। और ये सिर्फ ब्रिटेन में नहीं हो रहा था। जापान जैसे देशों में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से लोगों की जानें जा रही थीं। और ये शोषण सिर्फ फैक्ट्रियों की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं था। इसी दौर में अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार अपने चरम पर था। लाखों लाख लोगों को उनके घरों से अगवा किया गया और गुलाम बनाकर उनसे अमानवीय हालात में काम करवाया गया। ये उस चमक दमक वाली तरक्की के पीछे का एक भयानक सच था। इसी समय दुनिया राजनीतिक उथल-पुथल की आग में भी जल रही थी। फ्रांस की क्रांति जैसी घटनाओं ने राजशाही को जड़ से उखाड़ दिया और नागरिकों के अधिकारों की बात की, लेकिन ये बदलाव शांति से नहीं आया। ये खून खराबे और हिंसा से होकर गुजरा, जो तरक्की की हमारी समझ को और भी पेचीदा बना देता है। तो अब जरा ये भी देखते हैं कि ये टकराव सिर्फ पैसे और सियासत का नहीं था, ये संस्कृतियों का भी टकराव था। यूरोपीय उपनिवेशवाद ने दुनिया को देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरियों को आमने सामने खड़ा कर दिया, खासकर जब बात जमीन के मालिकाना हक की आई। एक तरफ थे यूरोपीय आबादकार, जिनके लिए जमीन से लेकर पानी तक सब कुछ बस एक सौदा था, एक चीज जिसे खरीदा और बेचा जा सकता था। और दूसरी तरफ थे वहां के मूल निवासी, जिनके लिए ये चीजें बिकाऊ नहीं थी। वो मानते थे कि ये समुदाय की साझा धरोहर हैं, जिन्हें उपहार में तो दे सकते हैं, पर बेच नहीं सकते। और इसी टकराव की पूरी गहराई इस एक सवाल में सिमट जाती है। ये बात सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये दुनिया को देखने के 2 बिल्कुल अलग-अलग फलसफों के बारे में थी। एक वो जो हर चीज पर कीमत का टैग लगाना चाहता है, और दूसरा वो जो मानता है कि जिंदगी की कुछ बुनियादी चीजें अनमोल हैं। अब इसी उथल-पुथल के बीच एक और बहुत ही ताकतवर आइडिया सामने आया, और वो था राष्ट्रवाद का आइडिया। ये विचार कि लोगों को अपनी सरकार चुनने का हक होना चाहिए, जिसे हम लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं, इसने आज की दुनिया की नींव रखी। लेकिन राष्ट्रवाद का भी देखिए कोई एक चेहरा नहीं था। इसके 2 रूप सामने आए। एक था नागरिक राष्ट्रवाद, जो कहता है कि एक देश के सभी नागरिक बराबर हैं, चाहे उनकी भाषा, धर्म या जाति कुछ भी हो। और दूसरा था जातीय राष्ट्रवाद, जो देश को किसी एक खास जाति, धर्म या भाषा से जोड़ता है और अक्सर बाकियों को, खासकर अल्पसंख्यकों को, बाहर कर देता है। ये 2 विचार आज भी दुनिया में टकराते रहते हैं। तो हुआ ये कि बहुत से देशों ने कहा, नहीं, हम ब्रिटेन की नकल नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी शर्तों पर अपने तरीके से आधुनिकीकरण किया और अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। आइए कुछ बहुत ही मजेदार मिसालें देखते हैं। जैसे कि रूस को ही ले लीजिए।
उन्होंने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने ब्रिटेन की तरह कपड़ा उद्योग से शुरुआत नहीं की, बल्कि उनकी सरकार ने सीधे रेलवे और भारी उद्योग में पैसा लगाया। ये औद्योगिकरण का एक बिल्कुल अलग ही मॉडल था। और जापान की कहानी तो वाकई कमाल है। वो ना सिर्फ किसी का गुलाम बनने से बचे, बल्कि उन्होंने परंपरा और पश्चिमीकरण के बीच जो संतुलन बनाया वो देखने लायक है। एक तरफ उन्होंने अपनी पुरानी संस्कृति को बचाए रखा और दूसरी तरफ तेजी से औद्योगिक और आर्थिक तरक्की भी। चीन का सफर तो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है, बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। एक अर्ध उपनिवेश बनने से लेकर जहां बाहरी ताकतों का बोलबाला था, फिर किसानों के दम पर एक कम्युनिस्ट क्रांति हुई और उसके बाद उन्होंने बाजार के नियम अपनाकर खुद को एक ग्लोबल आर्थिक ताकत बना लिया। यह दिखाता है कि आधुनिकीकरण का रास्ता कितना अप्रत्याशित हो सकता है। तो इन सारी अलग अलग कहानियों से हम क्या समझें? इसका निचोड़ क्या है? ये हमें मजबूर करता है कि हम आधुनिकीकरण के बारे में अपनी पूरी सोच पर दोबारा गौर करने। सीधा सा जवाब ये है कि आधुनिकीकरण का कोई एक फिक्स्ड मॉडल है ही नहीं, कोई एक सही रास्ता नहीं है। हर समाज ने अपनी ज़रूरतों, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास के हिसाब से आधुनिकता का अपना खुद का वर्जन तैयार किया है। और इसीलिए हम वापस इन उलझी हुई रेल की पटरियों पर आते हैं। हर पटरी एक अलग कहानी बताती है, एक अलग सफ़र को दिखाती है, और ये सब मिलकर हमें यही याद दिलाती हैं कि इतिहास कोई सीधी लकीर नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक बहुत बड़ा और पेचीदा जाल है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर अतीत में आधुनिक बनने के इतने सारे तरीके थे, तो भविष्य हमें कहाँ ले जा रहा है? आज हम सब मिलकर किस नए रास्ते को बना रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।